चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट। ठीक है, तो सेट का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, कि सेट का क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कितने टाइप से कर सकते हैं हम, और सेट के नोटेशंस और टाइप्स होता है सेट्स। ठीक है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बात और बोलना चाहूँगा बच्चों में कि जो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स इनकी तैयारी कर रहा है या करने का अब आगे इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात क्लियर बोल दूँ, जिस बच्चे ने 11th और 12th का सिलेबस एक अच्छे तरीके से कर लिया, अच्छे कंसेप्ट के साथ कर लिया, तो कोई दिक्कत आएगी। और थोड़ा बहुत आप बीएससी फर्स्ट ईयर का भी आजकल थोड़ा सा देने लगे। ठीक है, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिसेस है, तो ये कुछ मतलब कंसेप्ट हैं लेने लगे बीएससी फर्स्ट ईयर के। ठीक है, तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक्स भी एक बार थोड़ी सी रीड कर ली है। तो मैं आज बिल्कुल 11th का स्टार्टिंग से सिलेबस करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मेरा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होगा तो जो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में क्वेश्चंस आते हैं सेट से रिलेटेड जितने भी, वो भी मैं अलग से उनका एक वीडियो बनाऊंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा और उनको देखना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट। तो पहले हम देखेंगे कि सेट होता क्या है। व्हाट इज सेट? ए well defined collection of objects is known as set। देखो बच्चों, क्या कि मैंने क्या लिखा है कि सेट की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। व्हाट इज सेट? सेट a well-defined collection of objects is known as set। क्या होता है कि सेट well-defined collection of objects होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करोगे वो क्या होने चाहिए, well-defined होने चाहिए, वही क्या होगा आपका सेट होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, well-defined collection of objects, ठीक है, मतलब वो well-defined होना चाहिए। आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, तो वही क्या होगा, सेट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास में वो सारे बॉयज़, आपकी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ बताइए कितने हैं, तो आप अपनी क्लास के अंदर कितने बॉयज़ हैं आप कलेक्ट कर पाओगे। तो ये जो कलेक्शन हुआ ये वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, वही मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं, कैन यू कलेक्ट इट? यस, इट इज़ ए सेट। क्योंकि अगर आपने मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने नॉवेल्स लिखे गए हैं अगर उनको आपने अच्छे से रीड कर रखा है, तो आपको अगर लाइब्रेरी में छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे बुक्स जितनी भी रखी होंगी जो भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं और आपने पढ़ रखी हैं, तो उनको कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल दूंगा मैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि द मोस्ट रिच पर्सन्स इन इंडिया, कैन यू कलेक्ट इट? भाई, भारत में जो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हैं, क्या उनको कलेक्ट कर पाओगे? नो, नेवर। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक सिचुएशन ऐसी हो कि वो आदमी बहुत ज़्यादा अमीर हो और एक ही सिचुएशन ऐसी आ जाए कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। तो ये मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट ए सेट। मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा। द मोस्ट बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, कैन यू कलेक्ट इट? नो। आप ये कहोगे कि सर सचिन तेंदुलकर है नहीं, उसको क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं, लेकिन ये बेस्ट बैट्समैन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि विराट कोहली भी, आज विराट कोहली का भी नाम चल रहा है। ठीक है,
विराट कोहली से पहले कौन? सचिन तेंदुलकर से पहले किसका नाम था? कपिल देव। इसी तरह से चलते रहेंगे। मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। मैं यही बोलना चाहूँगा, क्या सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट करोगे वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? आपका सेट होगा। ठीक है, तो मैंने सेट की डेफिनेशन क्लियर कर दी है। और एक बात, सेट इज ऑलवेज denoted by capital letter। तो सेट जो होगा वो हमेशा किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, मैंने अभी तक क्या बताया है कि सेट क्या होता है और सेट को डिनोट कैसे करेंगे। ठीक है, सेट क्या होता है? कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। और सेट के कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं मैंने आपको, ठीक है, जो कि सेट थे, और कुछ ऐसे एग्जांपल दिए जो कि सेट है नहीं थे। ठीक है, तो अब देखिए कुछ कंडीशन है, नॉट है इसमें, क्या? रिपीटेशन in a set, repetition of elements in a set is meaningless। मतलब क्या इसका? कि रिपीटेशन जो होगी एलिमेंट्स की एक सेट के अंदर वो मीनिंगलेस होगी। मतलब कई बार क्या होता है कि एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट केवल एक बार किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा 1 1 2 2 3 3। देखिए मैंने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे 1 1 2 2 3 3। ठीक है, देखिए इसमें 1 कितनी बार आया हुआ है? 2 टाइम्स। और 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आया हुआ है? 2 टाइम्स। ठीक है, इसको रिराइट कर देंगे, क्या लिखेंगे? 1 2 3। ठीक है, मतलब एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो केवल एक बार कैलकुलेट होंगे, बार बार नहीं लिखना उसको। ठीक है, केवल एक बार लिखना है। जो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं तो बोलते हैं एलिमेंट्स और द मेंबर्स ऑफ द सेट्स। ठीक है, अब सेकंड और है क्या? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट डज नॉट मैटर। मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है एक सेट के अंदर डज नॉट मैटर, मतलब मैटर नहीं करता। इसका एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा एक सेट के अंदर कि भाई आपने किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखना है। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3। ठीक है, इसी सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 1 2। ठीक है, जैसे कि इसमें 2 बीच में आया हुआ है, इसमें लास्ट में लिख दिया। तो देखो दोनों ही सेट क्या बोले जाएंगे? सेम सेट है। ठीक है, सेम सेट बोले जाएंगे। ऐसे नहीं कि ये अलग हो गया ये अलग हो गया। देखो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा एलिमेंट्स का कि आपने किस वजह से लिखा। देखो 1 2 3, पहले 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जैसे कि मैंने 2 को बाद में लिख दिया, ठीक है, 3 को पहले लिख लिया, 1 को बीच में, तो सेम ही सेट बोले जाएंगे। ठीक है, तो क्या समझे? ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए सेट डज नॉट मैटर। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है एक सेट के अंदर मैटर नहीं करेगा, आप उसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ये 2 कंडीशंस ध्यान रखना। अब देखिए, अब करते हैं नोटेशन ऑफ द सेट। नोटेशन ऑफ द सेट को नोटेट हैं वो कैसे कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, पहला नेचुरल
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को नोटेट करेंगे कैपिटल एन से, कैपिटल एन से। वो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से शुरू हों, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर सेकंड होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर को नोटेट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। ध्यान रखना कैपिटल से होगा, स्मॉल से नहीं होगा, क्योंकि मैंने लिखा क्या यहाँ पे, ठीक है। 0 से शुरू होते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखो नोटिस नो सेट्स चल रहा था, देखो इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर इसको डिनोट करेंगे, नोटेट करेंगे कैपिटल जेड से और कैपिटल आई से, ठीक है। तो मिडिल में 0 होगा, लेफ्ट साइड में सारे क्या होंगे? नेगेटिव, ठीक है, एंड सो ऑन। और राइट साइड में सारे क्या होंगे? पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसको दो कैटेगरी में रख दिया गया, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जेड के ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे और आई के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर सेकंड नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर यानी कैपिटल जेड के ऊपर नेगेटिव और कैपिटल आई के ऊपर नेगेटिव। तो देखिए ध्यान से, नेगेटिव इंटीजर यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये हो जाएंगे। और एक बात यहाँ पे जैसे मैंने 0 नहीं लिखा, नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर में लिखा, नहीं नेगेटिव इंटीजर में, तो ध्यान रखना 0 ऐसा नंबर है जो कि न तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो फोर्थ वन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को नोटेट करेंगे कैपिटल Q से। तो रैशनल नंबर कौन सा होता है? दोज नंबर्स विच कैन बी expressed in the form of P upon Q where Q does not equal to 0 and P, Q are any integers, are any integers, ठीक है। यानी वो नंबर जिनको हम P upon Q फॉर्म में लिख सकें और Q does not equal to 0, P Q यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स हो, उनको बोलेंगे रैशनल नंबर। इसको दो कैटेगरीज में रखा गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर यानी कैपिटल Q के ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे। पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होगा? देखो यानी जिन नंबर्स को P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकें, Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P Q आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, ठीक है। क्योंकि देखिए ध्यान से मैंने 2/3 लिखा, तो देखो P भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, तो 2/3 कैसा नंबर हो गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ जैसे -5/-6, देखो P भी नेगेटिव, Q भी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाएगा। या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा किस में होगा? फिर नेगेटिव रैशनल नंबर में होगा। देखिए नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर यानी कैपिटल Q के ऊपर क्या लगा देंगे? नेगेटिव, P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें और Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P Q आर any one of them, any one of them, any one of them is negative, ठीक है। इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हो, ठीक है, तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट वन इरेशनल नंबर, इरेशनल
नंबर, इरेशनल नंबर का नोटेशन क्या होगा, कैपिटल टी होगा इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर कौन सा होगा, जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकें, यानी डेफिनेशन लिख देता हूँ, दोज नंबर्स कैन नॉट expressed in the form of P upon Q, ठीक है, P upon Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, और ध्यान रहे Q does not equal to 0, ठीक है। और देखो इसमें जिन नंबर्स का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होगा वो नंबर्स भी किस में जाएंगे, इरेशनल नंबर में जाएंगे, जैसे कि √2 है, √3 है, ठीक है, ये नंबर्स कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और एक पाई भी एक कैसा नंबर है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। देखो पाई पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, पाई कैसा नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि पाई कैसा नंबर है तो पाई इरेशनल नंबर है। अगर आपसे पूछे 22/7 ये कैसा नंबर है तो आप जवाब दोगे रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हमने P अपॉन Q में लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, पाई अगर पूछे तो इरेशनल नंबर और 22/7 पूछे तो रैशनल नंबर, ठीक है। और कौन से नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। ऐसे नंबर भी किस में जाएंगे, इरेशनल नंबर में जाएंगे, जैसे कि 0.120, 1200, 1200, 12 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, ये नंबर्स किस में जाते हैं, इरेशनल नंबर में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, इसी तरह से इरेशनल नंबर को ही दो कैटेगरीज में रखा गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वही है जिस पॉजिटिव जो पॉजिटिव हो, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव। सिक्स देखिए, 6 इरेशनल नंबर के बाद में आ जाता है अपना रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर्स का नोटेशन है कैपिटल R। रियल नंबर्स कौन से होंगे, और कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा वही क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर्स हो गया। रियल नंबर्स के बाद में आ गया हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाएगा, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन है वो कैपिटल C भी है और कैपिटल Z भी है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आइटा B। तो ये आई क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आयोटा या आइटा, इसी नंबर को बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी ये जो आई जिसके साथ में लगा होगा उस नंबर को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैपिटल Z तो इंटीजर का भी था और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी था, तो कैसे पता चलेगा, तो कुछ नहीं है। देखो अगर वो Z लिखा हुआ है तो वो मेंशन ज़रूर करेगा कि वो इंटीजर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, मेंशन जरूर करेगा, वो लिखेगा, ठीक है, कि वेयर Z इज इंटीजर्स या फिर Z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल यूज़ करते हैं वो कैपिटल Z की बजाय कैपिटल C यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारा, ठीक है। तो नंबर ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो नोटिस हो गया, सेट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट है वो हम कितने टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसका दूसरा नाम है टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। इसका तीसरा नाम है लिस्टिंग फॉर्म, ठीक है।
लिस्टिंग फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म कौन सी होती है? जो एलिमेंट्स होते हैं या जो नंबर्स होते हैं या जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम किससे कनेक्ट करवा दें, कोमा से, और किस में क्लोज कर दें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस फॉर्मेशन इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। देखिए और एग्जांपल, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 लिखा, ठीक है। इन नंबर्स के बीच में मैं क्या लगा दूँ, कोमा कनेक्ट कर दूँ और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर दूँ। तो इस फॉर्मेशन इज नोन एज रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म और द लिस्टिंग फॉर्म, ठीक है, समझे। यानी जो नंबर्स दे रखे हैं, जो अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, उनको हम कोमा से कनेक्ट कर दें, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, तो वो ये जो फॉर्मेशन होगी वो रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा नाम इसका, सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम है रूल मेथड, रूल मेथड, ठीक है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपको जो सेट दे रखा हो वो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, और आपको जो दे रखा हो वो सेट वो किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूँ ए सेट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये लिख दीजिए, ठीक है। तो इस सेट को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इस सेट को, ये रोस्टर फॉर्म है, इसकी क्या बनानी है हमने, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक बात बता देता हूँ मैं, क्या जो रोस्टर फॉर्म दे रखी है, यानी ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको आपने ऑब्जर्व करना है, मतलब उनको समझना है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स या नंबर्स जो कंटेन कर रहे हैं उसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो किस टाइप के नंबर हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसे ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है, कि ये कैसे कौन से नंबर है। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 ये कैसे नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो देखिए इस ए सेट की मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाता हूँ, तो एक्स सच दैट एक्स, ये जो टू बॉडीज हैं इनको बोलते हैं सच दैट, ठीक है। कई बार इस वर्टिकल लाइन का भी यूज करते हैं, सच दैट को लिखने के लिए, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन लिखिए या टू डॉट लिखिए, तो इसका मतलब क्या होगा, सच दैट, मतलब एक्स की वैल्यू आपने इस प्रकार लेनी है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से देखिए क्योंकि मैंने इसके अंदर जो एलिमेंट देखे वो सारे क्या थे, नेचुरल नंबर थे। देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स। ये देखिए सारे नंबर्स क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को फॉर्मेट किया, ठीक है, बनाया, फॉर्म किया, परफॉर्म किया, ठीक है। मतलब देखिए एक्स की वैल्यू आपने इस प्रकार लेनी है कि वो सारे क्या हों, नेचुरल नंबर हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो रोस्टर फॉर्म दे रखे ना आपको, उसको जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो ध्यान रहे जो सेट बिल्डर फॉर्म आपने बनाई है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट कंटेन कर जाने चाहिए। जो गिवन सेट दे रखे हैं उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे उसे सेट बिल्डर फॉर्म में मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो वो सेट की क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्मेशन होगी या फिर रूल मेथड होगा। देखो नाम से ही पता चल रहा है रूल मेथड, एक रूल के अकॉर्डिंग आपने इसको डिफाइन करना है, ठीक है। देखो एक सेट की सेट बिल्डर फॉर्म एक नहीं होती, बहुत हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसको देखिए ध्यान से, इस सेट की जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये लिख दी मैंने, तो इसी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म ये भी हो सकती है। देखिए क्या, ए सेट इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसी सेट की
इस सेट की सेट फिल्टर फॉर्म ये भी सही है, गलत नहीं है। ये ध्यान से देखिए, ये जो अंदर कंटेन कर रहे हैं सारे एलिमेंट वो पॉजिटिव इंटीजर हैं या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, जब मैं इस सेट को सोल्व करूँगा या मैं एक्स की जो वैल्यू दूँगा वो क्या आएंगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वही एलिमेंट सारे इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, एक सेट की जो सेट फिल्टर फॉर्म होगी वो एक नहीं होती, काफ़ी हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना आपने, जो रोस्टर फॉर्म जो दे रखी है कर्ली ब्रैकेट के जो अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे आपके सेट फिल्टर फॉर्म के अंदर कंटेन्स कर जाने चाहिए बस, ठीक है। वहीं उस सेट की क्या होगी, सेट फिल्टर फॉर्म होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि देखिए बी सेट हमारे पास 6 10 14 18 जैसे ये, ठीक है। इस सेट की जैसे मैंने सेट फिल्टर फॉर्म बना दिया है, तो आपने जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं यानी सेट के जो मेंबर्स हैं सारे, उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मतलब समझना है, ठीक है, कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 1 + 2, और 10 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2 + 2, और 14 को क्या ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 + 2, ठीक है। 18 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 + 2, ठीक है। तो एक पैटर्न मिल गया हमें, ठीक है। देखो 4 तो कांस्टेंट चल रहा है, 2 भी कांस्टेंट चल रहा है, सिर्फ चेंजिंग इसमें आई। तो देखो इस सेट की जो सेट फिल्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, x such that x = 4 n + 2, 4 इसमें चेंजिंग आई, इसको n लिख लिया और प्लस में 2, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले n की कंडीशन लगाइए, n is greater than or equal to 1 but less than or equal to 4, where n belongs to नेचुरल नंबर। अब देखिए इस सेट को जब सोल्व करोगे तो यानी ये जो फॉर्मेशन आई, यानी ये जो सेट फिल्टर फॉर्म बनाई इस सेट की, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो सारे इस वाले कंटेन कर जाएंगे। देखिए ध्यान से, n की वैल्यू जो लेनी है मैंने 1 2 3 4 लेनी है, और वो भी नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू जब 1 रखूँगा कितना आएगा 6, 2 रखूँगा तो कितना आएगा 10, 3 रखूँगा तो 14, 4 रखूँगा तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेट की ये क्या होगी, सेट फिल्टर फॉर्म होगी। तो इसी सेट की देखिए सेट फिल्टर फॉर्म ये भी हो सकती है क्या, x such that x = 4n + 2, और n जो है वो greater than or equal to 1 but less than 5, सेम n belongs to नेचुरल नंबर। ये भी सही है, मतलब थोड़ा ना है, बिल्कुल सही है। तो एक सेट की जो सेट फिल्टर फॉर्म है वो काफ़ी हो सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो रोस्टर फॉर्म दे रही थी उसके अंदर जो एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं वो सारे के सारे उसके अंदर कंटेन्स कर जाने चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट को देख लिया, 2 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेट को। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ द, नेक्स्ट लेक्चर क्यों अभी देखेंगे, ठीक है, क्या टाइप्स ऑफ द सेट। अब देखिए टाइप्स ऑफ द सेट, टाइप्स ऑफ द सेट। देखिए सबसे पहला फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, फाइनाइट। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, ए सेट इन विच कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, ठीक है। मतलब एक सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करें तो क्या करें, फाइनाइट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 99। देखिए ध्यान से, ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है, 99 है, ठीक है। और देखिए सेकंड वन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट। इसका भी एग्जांपल देख लो, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें बता ही नहीं सकते कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो सो इट इज ए इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा बना, नाम से पता चल रहा है, देखो सिंगल
मतलब जिसमें केवल एक एलिमेंट कंटेन करता हो। ए सेट इन विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। एक सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट कंटेन करे उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल 2, देखिए इसके अंदर केवल एक एलिमेंट है, सो इट इज ए सिंगलटन सेट। और देखिए ये भी सिंगलटन सेट है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो क्या है, 0 एलिमेंट। ऐसे नहीं कि 0 लिख दें, इसका कोई वो नहीं है। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट जो भी लिखा होगा वो क्या है, एलिमेंट है इस सेट का या फिर मेंबर है, ठीक है। वो एलिमेंट होगा, जैसे 0 लिख दिया इसके अंदर एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है विच इज 0, सो इट इज सिंगलटन सेट, ठीक है। और देखिए ये भी सिंगलटन सेट हुआ क्योंकि ये किसको कंटेन कर रहा है, 5 एलिमेंट, इसको बोलते हैं 5, ठीक है। तो 5 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ठीक है। सो इट इज ए सिंगलटन सेट। और देखिए ये लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। अल्फा एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अब 4 देखिए एम्प्टी या फिर वॉइड या फिर नल सेट, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। एम्प्टी, वॉइड या नल, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता हो, ठीक है। और इसको जो डिनोट करेंगे ना तो इससे 5 से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे ये जो सेट हो गया वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट कंटेन कर ही नहीं रहा है, तो इस एम्प्टी सेट को डिनोट करेंगे 5 से। लेकिन ध्यान रखना अगर ये 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया तब ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ध्यान रखना ये 5 है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए विदाउट कर्ली ब्रैकेट, तभी वो क्या होगा, एम्प्टी वॉइड या नल सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक 5th हमारा इक्वल सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा होगा, देखो ध्यान से, अगर ए और बी 2 सेट हैं, ए और बी 2 सेट हैं, ए के अंदर जो मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो कंटेन कर रहे हैं वो बी के अंदर कंटेन करते हैं, और बी वाले जो मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर कंटेन करते हैं, ए के अंदर। तब हम दोनों सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 और डी जो सेट है वो 4 3 2 1, ठीक है। देखिए दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। क्यों, क्योंकि ए सेट के अंदर जो मेंबर्स कंटेन कर रहे हैं वो बी के अंदर है और बी वाले जो मेंबर्स हैं वो ए के अंदर है। तब हम बोल देंगे कि ए और बी कैसे सेट है भाई, इक्वल सेट है, ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6th है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट कौन सा होगा, एक सेट ऐसा जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे उसी को क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। मतलब जो सेट दे रखा है उसको उसके अंदर कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं सिर्फ हमें यही बताना होता है, वही क्या हुआ, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इज इक्वल्स टू 4, दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कल हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कंप्लीट जो मैथ करवाऊंगा मैं वो एलिमेंट करवाऊंगा, ठीक है। एलिमेंट कंप्लीट होने के बाद में एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड थोड़े से उनको भी अलग से करवाऊंगा, मतलब कुछ बचेगा नहीं आपका, कोई भी कंसेप्ट बचेगा नहीं। टाइप्स ऑफ द सेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और भी चलेगी आगे, डिसजॉइंट सेट चलेगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट भी चलेगा। एक इक्विवेलेंट सेट में करवा देता हूँ, देखो इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होगा, एनी टू सेट्स इन विच कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए दोनों सेट के अंदर,
ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, बी सेट लिख दिया, ए बी सी डी। ध्यान से इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4। तो बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। और इक्विवेलेंट सेट को देखो जो सिमिलरिटी का साइन होता था 10th क्लास में, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इक्विवेलेंट बी। ठीक है। तो ऐसे ही डिसजॉइंट सेट भी चलेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन सेट भी चलेगा, यूनियन सेट भी चलेगा, यूनिवर्सल सेट भी चलेगा, ठीक है, सारे चलेंगे। ठीक है, आगे चलते रहेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज 1.1 तक के टाइप्स ऑफ सेट हुआ है। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बात बोलना चाहूँगा, जिस बच्चे ने 11th और 12th और प्लस में BSc फर्स्ट ईयर को एक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया जिसने, ठीक है, मैथ्स से, तो उसको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी NDA नेवी एयरफोर्स के एग्ज़ाम को फेस करने में। ठीक है, ये अलग बात है कि देखो बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक लिखवा दो, शॉर्ट ट्रिक लिखवा दो। शॉर्ट ट्रिक बनती है सिर्फ कंसेप्ट से। अगर कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो वहीं से शॉर्ट ट्रिक बन के आते हैं। ठीक है, तो आप कंसेप्ट बनाइए, पहले अच्छे से चीज़ को समझिए, फिर ही आपकी शॉर्ट ट्रिक काम करेंगे। कई बार शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है अगर कंडीशन चेंज हो जाए, लेकिन कंसेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो फेल नहीं होगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन फोल्ड कर दे आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बेसिकली मैं यही बात बोलना चाहूँगा लास्ट में, क्या कि आपने मेन फोकस करना है 11th 12th और प्लस में BSc फर्स्ट ईयर के जो मैथ्स हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है, ओके, आज के लिए मैं